अगला जो हमारा टॉपिक है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, सबको ये बात पता थी कि लाइट के अंदर दोनों नेचर होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, ड्यूअल नेचर होता है, कभी वो लाइट के जैसा बिहेव करेगा, ये पार्टिकल जैसा, और कभी वेव जैसा। ठीक है, पार्टिकल नेचर की बात अभी आगे जाकर के हम लोग करेंगे, जब आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ा जाएगा तब। अभी यहाँ पर बात होती है पहले वेव थ्योरी। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो ही बातें की थी कि लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, फोटॉन्स मान करके किया था। एक्सपेरिमेंट जितने भी किए गए, 4 एक्सपेरिमेंट करवाए गए थे। ठीक है, तो चारों एक्सपेरिमेंट में या लेनार्ड और हर्ज के जो भी ऑब्जर्वेशन था उसमें यही बात मानी गई थी कि फोटॉन्स आ रहे हैं, और फोटॉन्स क्या होता है, हमारा पार्टिकल नेचर को दिखाता है। ठीक है, तो अब वेव थ्योरी से हम क्यों नहीं समझा पाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा पाता है। याद होगा वेव ऑप्टिक्स में जब बता रहा था मैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, वेव थ्योरी था। वेव थ्योरी में लिखवाया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये नहीं बता पाता है। क्यों नहीं बता पाता है, उसका सबसे पहला 3 यहाँ पे क्या होते हैं, फेलियर होते हैं। सबसे पहला फेलियर होता है इंटेंसिटी प्रॉब्लम, इंटेंसिटी की वजह से। वेव थ्योरी क्या बोलता है, वेव थ्योरी ये बोलता है कि जो भी वेव आती है उसकी अपनी एक इंटेंसिटी होगी। सही है, हर वेव की अपनी क्या होती है, एक इंटेंसिटी होती है। वेव की इंटेंसिटी होगी, और इंटेंसिटी है तो सर उसका एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड भी होने वाला है, क्योंकि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के लिखा गया था ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब एम्पलीट्यूड है, किसी वेव में एम्पलीट्यूड है तो सर ये एनर्जी लेकर के चल रहा होगा। बात समझ में आ रही होगी कितनी। अब मान लो ये मेटल का सरफेस था हमारा, कोई भी वेव आया, कोई भी वेव आ रहा है, अपने साथ एनर्जी लेकर के आ रहा होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर आ रहा है। और ये चीज हमने माना था कि एनर्जी क्या होता है, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स सरफेस के पास में होंगे, मेटल सरफेस के पास, वो इस एनर्जी को रिसीव करेंगे और यहां से बाहर निकल जाएंगे। ये बात हमको पता है। अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं सर, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं वेव की, तो सर एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा एंड एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में 2 एनर्जी खर्च होती है, एक होता है वर्क फंक्शन और दूसरी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। सर दिस इज कांस्टेंट, किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है। किसी भी मेटल के लिए क्या होता है, वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर मान लो पहले मैंने 100 जूल एनर्जी भेजा और वर्क फंक्शन में 50 जूल खर्च हुआ, तो काइनेटिक कितना रहेगा, 50 जूल रहने वाला है। सपोज करो मैंने एनर्जी को बढ़ा दी, 200 जूल किया, अभी भी ये 50 ही रहने वाला है। ये कितना हो जाएगा, अब 150 जूल हो जाएगा। मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डेट फोटो इलेक्ट्रॉन एजिक्टेड, जो इजेक्ट करेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां से क्या कंक्लूड किया जा सकता है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन सर जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये वेव थ्योरी बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, ये वेव थ्योरी बोल रहा है। वेव थ्योरी ने बोला कि इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का। वेव थ्योरी बोल रहा है ये बात। लेकिन जब हमने इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा था, तो हमें पता चला काइनेटिक एनर्जी जो होता है डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है सर, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी पे नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। वेव थ्योरी क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी पे करेगा। एक्सपेरिमेंट क्या बोला, एक्सपेरिमेंट क्या बोला, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अब एक बात बताओ, मैं थ्योरी पे विश्वास करूंगा कि एक्सपेरिमेंट पे विश्वास करूंगा। जो चीज मैं देख रहा हूं उस पर विश्वास किया जाएगा, न कि थ्योरी पे विश्वास की जाएगी। इसीलिए वेव थ्योरी का ये इंटेंसिटी वाला क्या हो गया, प्रॉब्लम दिया। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो किस पे डिपेंड करता है सर, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो पहला फेलियर ये था, इस वजह से वेव थ्योरी ने बता नहीं पाया। दूसरा फेलियर जो हमारा था, हेडिंग डालो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। सेकंड है दोगा वो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। यही है वेव थ्योरी में, क्या बोला, वेव है, इंटेंसिटी है, उसका एम्पलीट्यूड है, उसकी एनर्जी है। मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाता हूं इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सही है ना, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहा हूं मैं, एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ाते जा रहा हूं मैं। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए,
एग्जाम्पल के लिए वही 100 जूल था, 50 जूल चाहिए था, 50 ये हुआ, 200 ये हुआ, 50 ये 150 हुआ। बात हमारी है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने इसमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है क्या ये? जबकि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तभी होगा जब इस पर जो एनर्जी होगी वो एक मिनिमम एच न्यू नॉट, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। वॉट एवर बी द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाते जाऊं, जब तक मिनिमम थ्रेशोल्ड वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन वेव थ्योरी इसकी बात ही नहीं किया। वेव थ्योरी ने क्या बोला, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, 50 जूल से ऊपर दिया एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएगा। लेकिन ये सत्य है क्या? एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था तुम चाहे जितना भी इंटेंसिटी को बढ़ा लो तुम, जब तक वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। तो ये सेकंड फेलियर था इसका, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। इसने कहीं भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जिक्र ही नहीं किया, कहीं फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं कर रहा था, ये केवल इंटेंसिटी की ही बात कर रहा था। ठीक। तीसरा जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो होता है टाइम डिले प्रॉब्लम। हेडिंग डालो टाइम डिले। टाइम डिले प्रॉब्लम क्या बोलता है अब? थर्ड जो हमारा ड्रॉबैक, ये क्या बोलता था कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी लाइट रे हमारा किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो वो एक एटम के या एक इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाएगा, वो क्या होगा, सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना? जैसे मान लो ये हमारा एक मेटल सरफेस था, मेटल बॉडी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं काफी सारे। जब भी लाइट वेव के फॉर्म में आने वाला है तो ये एक इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाएगा, एनर्जी कहां पर जाएगा, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। सही है? अब सरफेस पे अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास आने में समय लगेगा एनर्जी को। इसका मतलब कुछ टाइम का डिले होगा यहाँ पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है जिसमें टाइम कितना होता है, 10⁻⁹ सेकेंड, मतलब ये इंस्टेंट प्रोसेस होता है, इसमें टाइम का डिले नहीं होता है। लेकिन वेव थ्योरी क्या बोलता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सरफेस पे जाकर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर जाकर के निकलेगा, तो कुछ टाइम लगने वाला है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो चीज देखा गया कि टाइम डिले हुआ ही नहीं, जैसे एनर्जी आती है लाइट वेव जैसे या लाइट रे जैसे आ रही है, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, 10⁻⁹ सेकंड का डिले हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या था, एक फेलियर था। तो ये तीन फेलियर्स थे, इसी वजह से वेव थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा नहीं पाता हमारा। ठीक है ना? बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल पार्ट जो बनता है इस चैप्टर से, वो आता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने क्या किया था कि जो प्लैंक ने बताया कि क्वांटम थ्योरी है हमारे फोटॉन्स के फॉर्म में आ रहा है, उसी चीज को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, प्लैंक के थ्योरी को ही मॉडिफाई किया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने अपना अलग थ्योरी नहीं बनाया था, आइंस्टीन ने प्लैंक की जो थ्योरी थी उसी को मॉडिफाई किया, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, ये सब बोल करके वहां पर। ठीक है? अब इसको समझा जाए, आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो अब क्वांटम थ्योरी जो था वो प्लैंक ने दिया था, सही है? उन्होंने क्या बोला कि जो भी लाइट का रेडिएशन जो फॉल कर रहा है, ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस पे, वो फोटॉन्स के फॉर्म में आ रहा है। बस इतना बताया, कहानी खत्म है। एच न्यू एनर्जी एनर्जी है, ये सब बता दिया। ठीक है। लेकिन आइंस्टीन ने उस पर और एनालिसिस किया और उस थ्योरी को मोर एक्यूरेटली उन्होंने बताया था, इसीलिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या चीजें बोली थी कि जो फोटोन है वो सिंगल सिंगल में नहीं आ रहा है, वो स्ट्रीम में आ रहा है, मतलब कई सारे फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन चलते हुए आ रहे हैं। सही है। अब उसके बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस को दिया था। पहला क्या ऑब्जर्वेशन था कि जो फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी माना गया न्यू है, फ्रीक्वेंसी मानी गई न्यू, एनर्जी लेकर आ रहा है एच न्यू। ये तो प्लैंक ने भी बोला था, ये प्लैंक ने भी बोला था। आइंस्टीन ने कहा हाँ ठीक है भाई, एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, फोटॉन्स आ रहा है, लेकिन फोटोन जो आता है वो स्ट्रीम में आ रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक फोटोन आया, स्ट्राइक किया,
इलेक्ट्रॉन निकला, फिर दूसरा फोटोन आ रहा है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है फोटॉन्स का। आइंस्टीन ने इस चीज को करेक्ट किया था। अब उन्होंने क्या बोला कि जो भी हमारा एमिशन प्रोसेस है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है। कुछ से वो फॉलोइंग कुछ तरीके बताए थे आइंस्टीन ने कि कैसे हम पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला जो उन्होंने तरीका बोला था या कुछ जो एजम्पशंस माने गए थे, उसमें सबसे पहला जो था कि जो एमिशन प्रोसेस है, एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। एमिशन क्या है, इंस्टेंटेनियस है, कोई टाइम लैग नहीं हो रहा है। 10⁻⁹ सेकेंड का डिले बोल सकते हैं हम, 10⁻⁹ सेकेंड। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझा सकता है कि ये कोलिजन हो रहा है एक तरीके से। इसको आइंस्टीन ने क्या बताया कि कोलिजन टाइप का हो रहा है, कि जैसे कोई मेटल सरफेस है, इसको समझो जरा ढंग से। यहां पर मान लो एक मेटल का सरफेस था और इस पे क्या हो रहा है, रेडिएशंस आ रहे हैं, इस पे रेडिएशंस आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम है, और यहां से क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलता जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये निकल रहा है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, और यहाँ एच न्यू का एनर्जी लेकर के क्या हो रहा है, फोटॉन्स आ रहा है, स्ट्रीम आ रहा है। बाबू आवाज अगर इसमें आ गया ना, देखूंगा रिकॉर्डिंग टाइम पे तो बड़ी मार मारूंगा तुम लोग को, बोलते जा रहा हूँ बीच बीच में। तो एच न्यू एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या हो रहा है, निकलता जा रहा है, और ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, टाइम लैग नहीं कर रहा है इसके अंदर, टाइम डिले नहीं हो रहा है। ठीक, तो पहला पॉइंट ये बोला गया। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, आइंस्टीन ने क्या बोला था, और इसको हम कोलिजन जैसा समझ सकते हैं कि आ रहा है फोटॉन, कोलाइड कर रहा है, और जब ये इलास्टिक कोलिजन जैसा हम लोग मान सकते हैं, कोलिजन हो रहा है तो सारी की सारी एनर्जी क्या हो रही है, इंपार्ट कर रहा है, वो सारी की सारी एनर्जी दे रहा है। तो सेकंड पॉइंट में क्या माना गया था कि जो भी फोटॉन्स है वो जैसे जितनी भी एनर्जी लेकर के आ रहा है, जैसे स्ट्राइक करेगा अपनी सारी की सारी एनर्जी क्या कर रहा है, मेटल को दे दिया। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत एनर्जी लेकर फोटॉन इधर उधर भागा, हाँ ऐसा नहीं है कुछ। जैसे मान लो कि वो देखते होगे, मान लो हाथ में मिट्टी लिया हुआ है तुमने, मड, और उसको दीवार पे स्ट्राइक करके मारो, सारा का सारा मड उधर ही चिपक गया, उसकी एनर्जी लॉस हो चुकी है, वहां पे एनर्जी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई दूसरे फॉर्म में। इसी तरीके से क्या होता है कि जो भी हमारे फोटॉन्स आते हैं इतनी एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, जैसे ही वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया सारी की सारी एनर्जी वो लूज कर देता है, उसके पास थोड़ा सा भी एनर्जी बचा नहीं रहेगा, और वो सारी एनर्जी क्या करेगा, मेटल एब्जॉर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। सही है। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया था कि यहां पर एनर्जी जो होता है, फोटॉन्स फोटॉन्स लूजेज all its energy all its energy on striking the surface। जब वो सरफेस को स्ट्राइक करता है तो अपनी सारी की सारी एनर्जी क्या कर लेता है सर, लूज कर देता है, और वही एनर्जी क्या करता है, यही एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलता है, और उसी इलेक्ट्रॉन का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया था, ठीक है, कि ये जो एमिशन हो रहा है सर, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये एनर्जी की जो आप बात कर रहे हैं, ये एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। विदाउट मिनिमम एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है, और हम सबको पता है एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, तो मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको हम क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया जाता है। लिखवाया गया इस चीज को भी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतना मिनिमम एनर्जी रहेगा तभी बाहर निकल सकता है, मतलब इसको ओवरकम करना पड़ेगा अपना वर्क फंक्शन। ठीक है, चौथे पॉइंट में क्या बोला गया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो लीनियरली डिपेंड करती है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा था आइंस्टीन ने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे क्या करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा लिखवाया गया ना चौथे पॉइंट में, क्या लिखा गया था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब क्या हुआ, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये बात हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाऊंगा डेट मीन्स एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन वर्क फंक्शन जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो फिक्स रहने वाला है, जो बचा हुआ एनर्जी है वो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा उतने ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी, और डायरेक्टली रिलेशन बनता है। अगर तुमसे कोई ग्राफ पूछता है तो बाबू ग्राफ बनाने आना चाहिए, लास्ट में तुमसे ग्राफ भी बनवाया जाएगा,
ठीक है, सारे केसेस का। आखिरी पॉइंट क्या लिखवाया गया था कि अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं तो क्या बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इंटेंसिटी के। अगर एक चीज तुम नोटिस कर रहे होगे, ये सारे पॉइंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यही बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार यही चीज रिपीट हो रही है। तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं, ये चैप्टर बहुत आसान है। बस तुमको यही 2-3 पॉइंट याद रखना है। एमिशन इंस्टेंटेनियस होता है, फोटॉन्स क्या करेगा, एनर्जी एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी से ऊपर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होनी चाहिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फोटो इलेक्ट्रॉन तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से ही करंट बनता है, क्योंकि करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू पढ़े हम लोग पहले ही चैप्टर में एन ई बाई टी। जितना ज्यादा नंबर बढ़ेगा उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन 5 चीजों को ध्यान में रख करके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बनाया, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी 5 पॉइंट को उन्होंने अपने ध्यान में रखा और बनाया उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। कोई दुविधा है इन सारे पॉइंट्स में जो लिखवाया गया है, 5 पॉइंट हर एक चीज को तरीके से लिखवाया जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर पढ़ने बैठे, एनसीईआरटी में तुम्हें समझ में नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया गया। उसी चीज को मैं लिखवा रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ोगे हर एक चीज तुमको वही दिखाई देगा, लाइन वही है, बस उसको सरल भाषा में लिखवाया गया तुमको, ताकि तुम इजिली पढ़ सको और आराम से समझ में आए, लिख पाओ। ठीक, तो अगला जो हेडिंग होगा उसको डालना आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आइंस्टीन ने बनाया एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये पूछता है बोर्ड में, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाता है। अब देखो, प्लैंक ने क्या बोला कि जो फोटोन होंगे उनकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, इतनी बात बताई थी उन्होंने। फिर आइंस्टीन आते हैं पिक्चर में और वो बात बताते हैं कि ये एनर्जी 2 तरीके से खर्च होती है। ठीक है ना, ये एनर्जी हमारे 2 तरीके से खर्च की जाएगी। पहला, कुछ पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, वर्क फंक्शन में जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जो बचा हुआ पार्ट होगा, रेस्ट पार्ट जो होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि दिस एनर्जी E इक्वल्स, वहां लिखे हो ना उतना सारा, उसके बाद से देयर फोर करके लिखना, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन में जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में जाएगा। सही है, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ mv मैक्स कर लेते हैं उसको, के मैक्स इज इक्वल क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो इसको मैं v मैक्स कर लेता हूं, v मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें इक्वेशंस को बदल लेते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। अगर हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इफ न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो ये भी हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक, इफ न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो सर फाई नॉट क्या हो जाएगा, फिर एच न्यू नॉट बोला जा सकता है कि नहीं, एच न्यू नॉट, क्योंकि ये भी एक एनर्जी है कि नहीं है, वर्क फंक्शन भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू होता है। तो जब मैं वर्क फंक्शन ले रहा हूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी लूंगा, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, और एनर्जी हमें पता है एच न्यू होता है, तो देयर फोर मैं क्या लिख सकता हूं, एच न्यू इक्वल्स एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स, ये लिखा जा सकता है। ये भी हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है। ठीक है, अलग अलग जैसे जैसे फॉर्मेट दिया गया होगा उस फॉर्मेट में लिखेंगे। ये भी हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये भी है। और अगर वेलोसिटी दी गई होगी तो सर इस वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दिया जाएगा। ठीक, नोट कर लो इतना। इसको और फॉर्मेट्स में भी मैं चेंज कर सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, लिखा जा सकता है। देखो ये सारे इक्वेशंस एक ही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में तुमको क्या क्या चीजें दी गई हैं। अगर फ्रीक्वेंसी दिया गया होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और
लाइट, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको यूज कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी दिया गया होगा, इसको यूज कर लेंगे। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम दी गई होगी तो काइनेटिक एनर्जी का इसको यूज कर लेंगे। अगर वेवलेंथ दिया गया होगा तो क्या करेंगे, वेवलेंथ हमको पता है क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा पढ़े हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं मैं एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, जहां पर लैम्डा नॉट क्या हो जाता है हमारा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला जाएगा इसको, ठीक। यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, एच सी को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ये भी हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। देखो है मेन यही, इसी से सारी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन में तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया होगा तो क्या करेंगे, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कोई, क्या मैं ई वी नॉट लिखता हूं कि नहीं, के मैक्स को ध्यान से सुन लो, सारे न्यूमेरिकल करने के तरीके यही बता रहा हूं मैं तुमको। के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट होगा, इसकी वैल्यू को उठा के यहां रख दूं, मैं इधर लिखता हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा। ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ये भी हमारा क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब तुम्हारे पास डिपेंड क्या करता है कि वैल्यूज किसकी किसकी दी गई है न्यूमेरिकल में, जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई होंगी उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस वाले फॉर्मूले को उठा करके पुट कर लेंगे, ठीक। नोट कर लो इतना। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से मिलिकन ने क्या किया था, एच की वैल्यू निकाली थी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये कैसे निकाला था प्लैंक ने, प्लैंक ने इसका वैल्यू कैसे निकाली थी, अरे भाई एच की वैल्यू आई थी तो कहाँ से आई थी वो, ऐसे थोड़ी तरह रात को सोए हुए थे, सुबह उठे तो कहे चलो इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है अलग अलग मासेस को रख करके, जी की वैल्यू निकाली गई थी अलग अलग मासेस को रख करके, आर से वो डिवाइड वगैरह करके, तो हर एक वैल्यू निकालने के पीछे एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो एच की जो वैल्यू निकली थी, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू निकली थी, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से निकाली थी उन्होंने। ब्लैक बॉडीज पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, प्लैंक ने, वहां से उन्होंने एच की वैल्यू निकाली थी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब मिलिकन, ठीक है, मिलिकन ने क्या किया था, एल्बर्ट आइंस्टीन के जो इक्वेशन बना था अभी, इक्वेशन क्या था हमारा, कि जो एनर्जी इंसिडेंट होगी वो दो चीजों में खर्च होती है, के मैक्स। इस इक्वेशन से भी उन्होंने क्या किया, मिलिकन ने, मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट पहले होता था लेकिन अब हटा दिया गया, पहले ही चैप्टर में था ये। मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन ने इसी इक्वेशन से एच की वैल्यू निकाली और जस्टिफाई किया कि हाँ भाई ये सही है, जो भी चीजें आइंस्टीन ने बोली, जो भी चीजें प्लैंक ने बोली, ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि वैल्यू वही आई थी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले निकाल करके दिया था प्लैंक ने। उसके बाद ये काफी बाद में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ये क्या था एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ने क्या किया, इसी के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी किया गया था। यहाँ पर उन्होंने बनाया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। चौथा वाला जो ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन जो बनता था, इंटरसेप्ट बन रहा था, एच बाई ई जो स्लोप बना हुआ था, उसी को ये इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर एच न्यू मैं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू फाई नॉट लिख सकता हूँ मैं, और प्लस इसको ई वी नॉट लिख सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना था। मिलिकन ने क्या किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाया था। अब इसको मैं इधर वी नॉट मुझे चाहिए वाई एक्सिस पर, और ये चाहिए मुझे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। कुछ ग्राफ हमारा ऐसा प्लॉट होने वाला था, इधर था फ्रीक्वेंसी, इधर था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। तो वाई एक्सिस पे वी नॉट चाहिए, तो वी नॉट को एक तरफ रखता हूं मैं और बाकी लोगों को एक तरफ लेकर के चलता हूं, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट हो जाएगा। यहां से मुझे चाहिए वी नॉट, तो एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई, और ये देख करके याद आती है हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ कैसा बनने वाला था इसका, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, और ये हमारा स्ट्रेट आकर के यहाँ पे कटने वाला था, ठीक है। ये स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हुआ, लेकिन माइनस है, दिख भी रहा है नीचे की तरफ आया है,
तो ये हमारा -φ0/e हो गया, और इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप हमारा हो गया h/e, स्लोप हमारा कितना हो गया h/e। तो यहां से उन्होंने क्या किया, मिल्कन ने एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज को निकाला था। हमें एक चीज और पता है कि स्लोप किसके बराबर होता है। मान लो अगर ये एंगल अल्फा है, सपोज कर लेता हूं मैं, ये एंगल अल्फा है जो ग्राफ बनाया गया, इसका एंगल मेजर कर सकते थे कि नहीं, प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल मेजर किया जा सकता है। सर हमें पता है स्लोप को मैं tan अल्फा भी लिख सकता हूं, और इसकी वैल्यू क्या आएगी h/e, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया h इज इक्वल टू e tan अल्फा। तो मिल्कन ने क्या किया, e की वैल्यू तो सबको पता थी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सबको पता है, ये अल्फा को मेजर किया मिल्कन ने प्रोटेक्टर की हेल्प से, और यहाँ पे जब वैल्यू रखी tan अल्फा और इंटू मल्टीप्लाई किया ई, तो h की वैल्यू आ गई, वही चीज कितनी आई h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, यही वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब आइंस्टीन ने जो भी चीजें बताई, प्लैंक ने जो भी चीजें बताई, वो सारी की सारी चीजें क्या थी, जस्टिफाइड थी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मिल्कन ने प्रूव किया इस चीज को कि आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है एकदम बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है हमारा। तो मिल्कन ने ये एक्सपेरिमेंट करके इस सारी चीजों को क्या किया था, डिराइव किया था। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो।